आइए दोस्तों कुछ देखते हैं नए-नए फैक्ट जो अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं हूँ गिरीश कुमार और मैं 2 बार यूपीपीसीएस मेंस लिख चुका हूँ बट कुछ कारणवश नहीं हो पाया मेरा। और आपके लिए कुछ नए-नए फैक्ट्स लेकर आ रहा हूँ मैं जो मेरी कमियाँ रही हैं कहीं काफ़ी जगह। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं चाहता कि वो सब गलतियाँ आपके साथ भी दोहराई जाएँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ इन सब चीज़ों को तैयार कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो कुछ फैक्ट मैं बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो हम देखते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो मतलब नागरिकों को दिए गए हैं वो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ओके। अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, मतलब नौकरियों में। और अनुच्छेद 19 में देखते हैं वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, समागम, संचारण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। मतलब हमें कहीं स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी है, सम्मेलन करने की आज़ादी है और संगम मतलब संघ बनाने की, चाहे संचरण मतलब कहीं कहीं भी जाने की, निवास करने की कहीं पर भी, वृत्ति मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 29 जो ये वो मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बाकी तो सभी को प्राप्त है। अ, और अल्पसंख्यकों के संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो ये अक्सर हम भूल जाते हैं कि 29 और 30 में क्या लिखा हुआ है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं। ठीक है। और 30 अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषय। संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय आते हैं? मतलब राज्य सूची हो गया, संवृत्ति सूची हो गया और संघ सूची हो गया। तो इसमें राज्य सूची जब संविधान बना था तो तब उसमें 66 विषय थे, परंतु बाद में इसमें से 5 विषय निकालकर वो डाल दिए हमने संवृत्ति सूची में। ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में उसमें 61 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे पुलिस हो गया, पुलिस राज्य के अधीन होती है। जेल हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, जिन पर मतलब राज्य कानून बनाता है उनको कहते हैं हम राज्य सूची में शामिल विषय। ठीक है, जैसे जन स्वास्थ्य हो गया आदि। ठीक है। अब चलते हैं समवर्ती सूची की तरफ। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? इसमें 52 विषय हैं। और इस पे समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और दोनों इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे जलमार्ग, जलमार्ग हो गया है। शिक्षा हो गया, शिक्षा मतलब केंद्र केंद्र की राष्ट्रीय नीति आती है तो उसे राज्य भी इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है। वन हो गए, कारखाना, विवाह, तलाक, बिजली, आर्थिक नियोजन आदि। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, संघ सूची। संघ सूची में पहले मूल थे 93 से विषय थे इसमें, 97। बट अब प्रेजेंट टाइम में इसमें 100 विषय हैं। और जो कुछ अपशिष्ट विषय जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो था वो इसी में डाल दिया गया है संघ सूची में। ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे रक्षा हो गया, ठीक है, विदेश से व्यापार हो गए, ये सब है। डाक हो गया, तार हो गया, टेलीफोन हो गया, रेल हो गया, मुद्रा बैंकिंग हो गया है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे मतलब अच्छे तरीके से कर लेना। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। ऑप्शन में दे देंगे कि पुलिस, जेल, कृषि और वन, कारखाना। तो उसमें पूछेंगे कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, तो उसके बारे में। ठीक है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
कुछ और भी देख लेते हैं। आइए तो दोस्तों अब एक नया टॉपिक देखते हैं हम, जो कि मतलब इसमें थोड़ा आर्टी सन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि ये वाला मामला जो था वो कब आया और इसमें क्या बोला गया था, तो इसके बारे में। ठीक है। उद्देशिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ठीक है। जो हमारी प्रस्तावना उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है और कब कब कहा। जैसे बेरूबाड़ी संघ मामला जो था वो 1960 में आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। अब इसने बोला कि इस पहले तो संविधान का भाग नहीं है। फिर 1973 में केशवानंद भारती मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि उद्देशिका संविधान का भाग है एवं संशोधन योग्य है। मतलब इसने बोला कि संशोधन करने के योग्य भी है। तो अब जब संशोधन करने के योग्य है तो 1976 में सरकार ने तुरंत ही संशोधन कर दिया, 42वां संविधान संशोधन किया और प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया था। ठीक है। अब उसके बाद फिर आया था हमारा LICF इंडिया मामला। ठीक है। ये आया था 1995 में। ओके। इसमें संविधान ने क्या, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि उद्देशिका संविधान का आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग। ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एक वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी कुछ बताया, जो ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर दोबारा अच्छे से देखें और पसंद आए तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम देखते हैं लोक लेखा समिति। अक्सर को पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है और इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो भाई। तो इसमें इसमें बोला गया है वरिष्ठ कांग्रेस वेणुगोपाल जो थे 2024 में लोक लेखा समिति की अध्यक्षता करेंगे। तो ये तो मतलब करंट का क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। लोक लेखा समिति सबसे वरिष्ठ संसदीय समिति है। इस लोक लेखा समिति कब बनी थी? 1950, आई थिंक, हाँ, 1950 में। तो सबसे वरिष्ठ है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी। सबसे वरिष्ठ संसदीय समिति है। ठीक है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य तो लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का, सिर्फ 1 साल के लिए बनती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मंत्री मंत्री जो जितने भी होते हैं मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। मंत्री इसके सदस्य नहीं चुने जाते हैं, केवल सांसद चुने जाते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा आगे। तो मंत्री जो, हाँ, समिति के जो अध्यक्ष की जो समिति के जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाती है। जो इनका अध्यक्ष जो चुना जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं हमारे। ठीक है। और लोक लेखा समिति का काम क्या होता है? जो भारत सरकार के जो विनियोग लेखाएं होती हैं, मतलब कि जितना भी बजट में जो खर्चा होगा कितना होगा, ये सब चीज़ों के बारे में मतलब तैयार इनकी रिपोर्ट तैयार करना है। और दूसरा होता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों की जांच करती है कि नियंत्रक और हमारे जो कैग होते हैं वो अपनी रिपोर्ट जो देते हैं वो सीधा राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति उसे लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष देती है लोक लेखा समिति को। ठीक है। कैसे? हाँ, ये कैग कैग देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को और ये देते हैं समिति को। और समिति करती है इसकी जांच। तो जांच करने के बाद रिपोर्ट फिर वापस इनको दे दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब अब जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो होगा ये, सॉरी, जिसमें क्या मंत्री समिति के सदस्य हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखना। और ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि इतने सदस्य होते हैं, अगर सदस्य इतने होंगे, 22 सदस्य होंगे, और बस ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कितने, मतलब लोकसभा से कितने, 15 सदस्य, 7 सदस्य, ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा एक टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था
और इसकी समितियाँ। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1956 नहीं 1957 में, सॉरी गलत है, 1957 में आई थी। तो इसकी मतलब पंचायती समितियों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति कब आई थी। पूछ लेगा कि अशोक मेहता समिति कब आई, 1977 में ऐसा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी।